स्वागत है जनता की महाअदालत में। ये सत्ता में बैठे हुए लोग या सत्ता के बाहर जो लोग हैं, उनके लिए सिस्टम में बैठे हुए लोग जो उस अन्याय को दबाए हुए हैं, न्याय मिलने से बचाए हुए हैं और गुनहगार को जेल जाने से बचाए हुए हैं, उनके लिए आज इस न्याय की क्रांति में उनके लिए जो ये महाअदालत लगी है, यहां से संदेश जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि उनके लिए जेल के दरवाजे अब जल्द ही खुल जाएंगे। जैसा कि हमने अभी आग्रह किया है कि एसएसआर के जो फ्रेंड हैं वो भी इन्हें पहुंचाने में हमारी मदद करें। जज साहब आ रहे हैं और सुशांत सिंह राजपूत पर फैसले की घड़ी आ गई है। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं जज साहब का। और थोड़ी ही देर में सुशांत सिंह राजपूत पर जनता की महाअदालत का फैसला आने वाला है और ये देश के लिए 17 सितंबर का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। 3 वर्ष बाद ये फैसला आ रहा है, जिस फैसले में अभी विलंब हो रहा है, लेकिन जनता की अदालत अपना फैसला सुनाएगी और न्याय व्यवस्था पर जो भरोसा, जो उम्मीद खत्म हो गई है, वो दोबारा हम कायम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत दोनों केस का कनेक्शन, एक कॉमन थ्रेड जो है, जो नारायण राणे जी ने भी कहा और लिंक्स बताते हैं, तो उसके ऊपर बोलने से पहले मैंने सबसे पहले सारी पॉसिबिलिटी रूल आउट करने का मैं एक ओपिनियन देना चाहता हूं कि इसमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये सुसाइड है। पूरा देश सुन ले, उस अधिकारी ने मुझे पर्सनली बताया, दिशा सालियान का जिस समय मर्डर हुआ उस समय वहां पर आदित्य ठाकरे का मोबाइल लोकेशन था। अब ये जिम्मेदारी सीबीआई की है कि वो तुरंत, जैसा दूसरे आरोपी के साथ व्यवहार करती है, वैसा ही व्यवहार यहां पर करे। सीबीआई अपने आप को बॉस ना समझे, पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, सेवक की तरह रहने का। अच्छा काम करो, हमारा सैल्यूट है आपको। गलत काम करोगे जेल में जाओगे, और ये पहली बार नहीं है। अनिल देशमुख के केस में सीबीआई ने खुद के अधिकारी को अरेस्ट किया था। अभी हाल ही में ईडी ने खुद अपने ईडी के अधिकारी को अरेस्ट किया। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रॉब्लम ऐसा है कि सुशांत सिंह के जो चाहने वाले थे, जो आम जनता थी, उनको बेचारों को लॉ पता नहीं था। वो सिर्फ एक बात उनको पता थी कि ये जो चल रहा है ये पंचतंत्र की स्टोरी है, ये सुसाइड हुआ, ऐसा हुआ। उनको क्लियर दिख रहा था, लेकिन उनको लॉ की सही दिशा नहीं थी। और इसमें कुछ हद तक कोर्ट की भी गलती है। कोर्ट, इतना पूरे देश भर में माहौल शुरू था, किसी ना हाई कोर्ट ने ना सुप्रीम कोर्ट ने कभी सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी एक्ट ऑफ ओमिशन है। प्राइमा फैसी वो भी इस मामले में गलत है, वो भी आरोपी है। तो ऐसा ही जैसा सूरज की रोशनी है, हमारे एम के कार्यकर्ता को ये पता है हमेशा, सूरज की रोशनी फैले हुई है। अगर लेंस के थ्रू जाएंगी, एक जगह कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आग लगा देंगे। कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स। आप बैठ जाइए। तो हम सब लोगों को एक ही दिशा में काम करना है। जो लोग इसमें कई कैरेक्टर घुस जाएंगे, आपको डिमोरलाइज करने का ट्राई करेंगे, क्या करना करेंगे, सब चलेगा। आप वो हल्ला बोल मूवी फिर से एक बार देख लीजिए, अजय देवगन की, आपको आइडिया आ जाएगा क्या करते हैं।
आपके कोई विटनेस पे केस कर देंगे, किसी का मर्डर करने का सोचेंगे, क्या करने का सोच सकते हैं ये मान के चलने का, या फिर किसकी बदनामी के लिए कुछ झूठे आरोप लगा देंगे, किसी को अरेस्ट करवाएंगे, सब ठीक है। हमको बाकी कोई चीज से कोई लेन देन, एक ही लक्ष्य, आरोपी का अरेस्ट, सीबीआई के अधिकारी पे कार्रवाई, हिलने का ही नहीं। बाद में कुछ लीडर आएंगे, कुछ आएंगे, अरे अभी तो हो गया ना, आरोपी को अरेस्ट कर लिए ना, सीबीआई के अधिकारी को छोड़ दो, नहीं करने का। और एक जो मैं बार बार बोलता हूं, जैसा हम क्या है, भारत माँ की उन्नति के लिए काम करने वाले, हम क्या कहते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। नीलेश ओझा आएंगे जाएंगे, काम रुकना नहीं चाहिए। और वो सुपरस्टार कुछ दिन के लिए भारत से गायब हो गया, लगभग 6-7 महीने तक वो भारत से गायब रहा, और उसके जितने विज्ञापन आते थे, कमर्शियल जो आते थे टेलीविजन चैनल्स पे, वो भी विड्रॉ हो गया, और तकरीबन 1 साल तक उनका, या 6-7 महीने तक तो निश्चित रूप से उनका विज्ञापन नहीं आया। और जब ये मामला सेटल डाउन हो गया, जब ये मीडिया से सुशांत सिंह की खबरें एकदम बिल्कुल शांत हो गई, रुक गई, तब यकाएक वो सुपरस्टार फिर वापस आया और फिर वो अपने इस कार्रवाई में लग गया, अपने काम में लग गया। तो कॉमन मैन की ये भी शंका है कि एक बहुत बड़ा जो कार्टेल है, उस कार्टेल में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वो सब क्या आएंगे क्या? वो सबके लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको फिर से बताया, एक साथ सबका नाम लेंगे ना तो भी सब लोग अपनी पावर यूज करेंगे, कोई सरकार से पहचान निकालेगा, कोई जज से पहचान निकालेगा, इधर से पैसा खर्चा करेगा लोगों को दबाने का मीडिया, तो फिर उस चीज का इंपॉर्टेंस कम भी हो जाएगा और थोड़ा सा ये भी हो जाएगा, थोड़ा सा उसको कहते हैं धार उसकी कम हो जाएगी। करके पहला एक आरोपी जो आपने दिखाया, पहले इसको करो, उसके बाद में जैसा व्यापम घोटाला हुआ था, जैसे अभी ईडी ने रेड मारी, तो एक साथ रेड मारती है, देश भर में 36 ठिकानों पर छापे मारी, वैसे ही काम होने वाले, चिंता मत करो आप। ये अधिकारी ईमानदार तभी रहते हैं, कई ईमानदार अधिकारी भी है, लेकिन खास करके भय बिनु होय न प्रीत, जब इनको पता होता है कि हम गलत करेंगे तो जेल में जाएंगे, तब सब हिसाब में रहते हैं। तो इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है और हमने हमारे डायरेक्शन दे दिए है, हमारा फैसला हो चुका है। इसमें स्टेटस रिपोर्ट, आदित्य ठाकरे के अरेस्ट के लिए पिटीशन, सीबीआई के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई के लिए आईपीसी 218 वगैरह का जनहित याचिका, और सीबीआई के अधिकारी के खिलाफ रिया चक्रवर्ती के गाइडलाइंस का वायोलेशन करना, उसकी अवमानना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका, ये याचिका दाखिल करने का निर्देश ये जनता की अदालत सेक्रेटरी जनरल को देती है। As sir has said, there is a 60-page suicide note left. उन्होंने 60 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है उनके खुदकुशी के पहले. Audience can see the screen. The viewers watching on YouTube also can see if this is flashing on their screen. So there are several allegations. उन्होंने बहुत सारे allegations, declarations किए हैं, कुछ मंत्रियों के खिलाफ, कुछ जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, कुछ लॉयर्स है, जाने माने लॉयर्स है. So I also want to share a clipping of dying declaration meaning. So if you can do it. Dying declaration का मतलब अर्थ हिंदी में ये होता है मृत्यु पूर्व घोषणा. एक खुदकुशी करने के पहले या किसी की मृत्यु होने के पहले कोई अगर कुछ गवाही देता है तो उस गवाही को कोर्ट में लिया जा सकता है, उस गवाही के ऊपर रिलाई किया जा सकता है. I would like to read. Dying declaration is a statement written or oral made by the descendant at a time when his death. मेरा आपसे आग्रह है कि सारे दर्शक कह रहे हैं if you speak in Hindi that would be better for us. Okay, मैं हिंदी में इसका मतलब बता देती हूँ. मृत व्यक्ति द्वारा दिए गए तथ्यों, लिखित
या मौखिक बयान, उसे डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सिटीजन्स कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा सारे दर्शक ये समझे कि ये लेट कलिको पुल का डाइंग डिक्लेरेशन था और इस आधार पर इनकी कार्यवाही हुए। I would also like the team to show the dying declaration bear act. So, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के खंड 1 धारा 32 अंतर्गत आती है ये डाइंग मृत्यु पूर्व घोषणा, where it says all the same things. So I want to read the suicide note page numbers, paras, where he has mentioned the allegations and declarations. ये सबसे शॉकिंग केस इंडिया की हिस्ट्री का। Could you please go to page number 39, page number 38 first. आप पैरा नंबर 15.17 में देख सकते हैं कि कलिको पुल ने क्या लिखा है कि वो ये कहना चाहते हैं कि उन्हें कई बार उन्हें कांटेक्ट किया गया उनके केस के रिगार्डिंग और उनसे रिश्वत मांगी गई, उनसे करीबन 86 करोड़ रिश्वत मांगी गई। वो उनका ये कहना था कि वो एक आम आदमी है, भले ही वो सीएम थे उस टाइम पे, पर इसका ये मतलब नहीं है वो रिश्वत दे, क्योंकि वो कहते थे कि वो सच्चे हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। पर कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जिनका नाम मैं आगे लेने वाली हूँ, उन्होंने और एडवोकेट्स भी है उनके साथ ही, उन्होंने मिलकर ये साजिश रची और उनसे काफी पैसे मांगे और उनका यही पक्ष था और उनका यही पक्ष था कि हमेशा उनसे रिश्वत मांगी गई जबकि वो सच्चे थे। एंड he was so disappointed with this thing that he committed suicide, come to death. So if you see page 38, 15.20, if you can scroll it up. उन्होंने फैसला मेरे हक में देने के लिए मुझसे और मेरे करीबियों से कई बार संपर्क किया। उन्होंने मुझसे 86 करोड़ रुपए की घूस मांगी थी। इसमें ये क्लियरली लिखा है, जो कलिको पुल की साइन भी है और डेट भी है। However, the date is not visible due to print and press things, but it says कि अगर ये लोगों ने उनसे घूस मांगी है, आगे भी है। Can you please go on page 39, 15.21. क्योंकि मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वह जानते कि सेवा और सुरक्षा के लिए है। He always believed in welfare of people. However, he wasn't successful for being an honest minister. 15.22. वीरेंद्र कहर, जस्टिस कहर के छोटे बेटे ने मेरे आदमियों से संपर्क कर मुझसे 49 करोड़ रुपए मांगे। इसे साफ दिखाई देता है Justice Kher is also one of the former CJI of India, and Justice Kher was the leading justice in case of Nabam Rabia versus Deputy Speaker, Supreme Court judgment, where he is addressing regarding the same thing. वीरेंद्र कहर उनके छोटे बेटे, उन्होंने घूस मांगी जस्टिस कहर के बिहाफ पे, वो भी 49 crores, which is not less. Even though bribe is bribe, they should all be prosecuted under Prevention of Corruption Act. Next is 15.23. वहीं आदित्य मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा के भाई ने मुझसे 37 करोड़ रुपए की मांग की थी। He is justifying, वो उन्होंने पूरा बताया है साफ कहकर, and it should be declared as dying declaration and should be used in court as an evidence. Deepak Mishra was also justice in that case. He was in that bench. Kapil Sibal, 15.24. सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपनी लॉबी है। हर वकील, हर जज इन्हीं के इशारे पर घूस लेकर झूठे फैसले करता है और नाचता है। A very renowned advocate, but so is he is corrupted. And one
more interesting point to note. सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो आरोपी है उनके वकील भी यही है. Yes, बोलिए. इधर अपना ईगो मसाज करने के लिए नहीं बैठे. प्रोसीड. यस सर, दिशा सालियान एक ऐसा केस है जिसमें एमिगस क्यूरी छोड़िए, इस देश का हर एक नागरिक चिंता से ग्रस्त है. इस केस में ऐसा हुआ है कि अभी आप ही ने देखा, सबने ही देखा कि इस देश के जो रूलिंग पार्टी है, जिनके एमएलए खुद बात कर रहे कि आदित्य ठाकरे उस समय मौजूद थे. इतना सब बताने के बाद भी जिनकी सरकार है, जिनका सीबीआई है, जिनकी पुलिस है, तो सीबीआई उनके स्टेटमेंट के ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं करी, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करी? राइट. तो देश के नागरिक अभी चिंता से ग्रस्त भी है और वो सोच रहे हैं कि क्या देश में क्या हालत चल रही है कि वो लड़की दिशा सालियान, उनका हत्या हुई, उनका बलात्कार हुआ. इतना सब कुछ होते हुए भी किसी ने आज तक कार्रवाई नहीं की. दिशा सालियान केस में संसद में, जो संसद होती है उसमें जो अपने नीतीश राणे जी है, उन्होंने खुद पेन ड्राइव दी है क्योंकि उनको खुद को सीबीआई के ऊपर, मतलब लोगों के ऊपर, पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है. तो उन्होंने पेन ड्राइव दी विधानसभा में, और पेन ड्राइव देते हुए उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ्स है सारे. हाँ, तो मैं एक बार पेन ड्राइव वाला वीडियो लगाना चाहूंगी. सर, ये एमएलए नीतीश राणे जी है, पावरफुल पर्सन, हमारे जैसे आम आदमी नहीं है. उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला हुआ है, फिर भी सीबीआई कुछ इंक्वायरी नहीं करी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी. क्या सीबीआई आदित्य ठाकरे जैसे लोगों को बचाना चाहती है? सर, दिशा सालियान की जब मौत हुई थी वो 8 जून 2020 को हुई. कुछ दिनों बाद सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ. लोग कहते हैं, जैसे कि पुलिस वाले और सारे लोगों ने, मीडिया ने, सब जगह पे यही दिखाया कि उनका सुसाइड हो गया था, उन्होंने सुसाइड की थी. अगर ये सुसाइड केस है तो जैसे इन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे फुटेज जो है वो गायब कैसी है? अगर ये सुसाइड है तो सीबीआई ने कार्रवाई क्यों नहीं की आज तक? रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट की है? रिया चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में मैं आयुष आप रिया चक्रवर्ती का पैरा 45, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती में स्पेसिफिकली डायरेक्शन दिए है सीबीआई को, while according approval for the ongoing CBI investigation if any other case is registered on the death of the actor Sushant Singh Rajput and the surrounding circumstances of his unnatural death, CBI is directed to investigate the new case as well. It is observed accordingly. तो सुप्रीम कोर्ट के भी कहने पे कोई एक्शन आज तक लिया नहीं गया, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिए गए. इतने सारे, पहला ये केस है सर जिस केस में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे विटनेसेस सामने आए जिन्होंने कई इंटरव्यू दे, स्टेटमेंट्स अपने लिए. क्या पुलिस ने एक बार भी इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया? क्या इनके खिलाफ या फिर जिनका नाम लिया गया उनके खिलाफ कोई एक्शन ली गई? कुछ नहीं हुआ आज तक. क्यों किसी कोर्ट ने आज तक कॉग्निजेंस लिया? अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा, जैसे कि अभी जेसिका लाल केस था, जेसिका लाल केस में, मर्डर केस में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिए सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिए परजुरी केस में. और हाल ही में मणिपुर का केस हुआ जिसमें महिलाओं के साथ बुरा हुआ, उस केस में भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ने लिए. तो इस केस में दिशा सालियान के साथ मर्डर हुआ, गैंग रेपिंग हुई, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हुई. आज तक क्यों सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया? राइट क्वेश्चन सर. और ये बात मिस्टर अमेगस क्यूरी
आप पहुंचाइए आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये बात कि पूछता है भारत कि यहाँ सुमोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया गया. यस, Sure. प्रोसीड. Yes. This message will be passed to them. Yes. दिशा सालियान के केस में जब पुलिस के पास बिहार पुलिस ने बोला कि हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कहा कि डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो गए, तो उसका एक आर भरत का एक वीडियो है, मुझे वो एक बार वीडियो yes. दिखाना है. And on social medias for Sushant Singh Rajput, we very fondly and very proudly call ourselves Sushant Singh Rajput warriors. हमारे पास कुछ कुछ जैसे यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स दिखाए गए हैं सुशांत की डेथ का, जो बहुत लोगों ने सुसाइड घोषित करके बोला था कि ये सुसाइड ही है, तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स थे. अगर जब सुशांत की डेथ हुई है, सबसे पहले मुझे ये समझ में नहीं आता कि 10 मिनट में उसकी डेथ को पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने एक सुसाइड घोषित कर दिया. वैलिड पॉइंट. यस, Publicly this is what has happened. Second, अगर उनको they have said कि हमने सुशांत को ऐसे मृत देखा है, क्या कोई ऐसी फोटो है जहां हमने सुशांत को हैंग देखा है? आज तक किसी सोशल मीडिया पे नहीं है. सेकेंडली, अगर एक एम्बुलेंस आती है, एक ऐसा कुछ होता है, तो पहली चीज होती है आप इमरजेंसी में लेके जाते हैं, उस इंसान को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं. इनको सीधा मॉर्ग ले गए. वहां पे कोई पैरामेडिक्स, कोई डॉक्टर नहीं था. किसने सुशांत सिंह राजपूत को मृत घोषित किया? पुलिस वालों ने. नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि उनको रिवाइव करने की कोशिश की जानी चाहिए थी. जब ऐसा एक कोई अननेचुरल डेथ होती है, तो जो पुलिस आती है, they are supposed to be picking up evidences, wearing gloves and not walking in barefoot, picking up stuff, putting them in non-sealed plastic bags and walking. जो हमने वहां पे सीन देखा है, क्राइम सीन को सील करने की जगह एक पिकनिक स्पॉट बना दिया गया था. That is not how it is supposed to be. उनकी हाइट, जैसे बोला गया, एक 6 फुट लंबे इंसान को 5 फुट 10 इंच का वहां पे बताते हैं कि बेड से वो हाइट उतनी थी, और he died. How? Not possible to hang yourself diagonally. Then it was कि जो पोस्टमार्टम हुआ है, अभी तक जो पोस्टमार्टम की रूल्स थे वो ये था कि रात को पोस्टमार्टम तब हो सकता है अगर कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, अदरवाइज नॉर्मली इट इज नॉट परमिटेबल. क्यों सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम रात को किया गया? व्हाई इज देयर नो टाइम ऑफ डेथ व्हिच इज मैंडेटरी? व्हाई इज देयर नो वीडियोग्राफी डन which is again mandatory? और वो भी एक हाई प्रोफाइल केस, एक सेलिब्रिटी की डेथ होती है, तो ये सब चीजें आप कैसे कन्वीनियंटली नहीं करते हैं, जो एक मैंडेट है, जो इट्स सपोज्ड टू बी डन. यू जस्ट डू नॉट डू इट. आपसे कोई पूछने वाला नहीं है. ये इतनी चीजें, इतने सबूत है, तो क्या सीबीआई को ये दिखता नहीं है? कैसा हो सकता है? प्रीवियस केसेस ऑफ जिया खान, एवरीबडी, अगर वहां अदालत ने उनको ये they would have given justice. अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते, अच्छा दिशा सालियान जिंदा होती, क्या हम फिर यही चीज चाहते हैं कि कल को, आज अगर सुशांत को न्याय नहीं मिलता, दिशा को न्याय नहीं मिलता, तो कल को एक और सुशांत दिशा, कितने लाखों सुशांत दिशा मारे जाएं? दैट इज नॉट डन. उनकी बॉडी पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट अगर हम देखें तो वहां पे यू कैन सी सो मेनी इंजरी मार्क्स. एक लेमैन को दिखती है, तो क्या पुलिस को नहीं दिखी? Why? How is it possible? उनका पैर टूटा हुआ था, which is evident in the pictures. उनका thigh, जो left thigh था, that was swollen. उस पे bandage की हुई थी, and then the shots were put on. वो सब दिख रहा है. femoral bone टूट गई थी, femoral artery फटी है, जिसके कारण पूरा blood बाहर आया है. Everything is visible. It is objective test. ऐसा भी नहीं है कि आपको नहीं दिख रही है, किसी भी इंसान को दिख जाएगी. वो सब चीजें अगर हम एक कॉमन इंसान को दिख रही है पिक्चर्स में, तो क्या सामने पड़ी हुई बॉडी में नहीं दिखेगी पुलिस वालों को? तो ये मेरे कुछ चीजें हैं जो जहां लैप्स हुआ है, और बहुत गंदा लैप्स हुआ है, जिसके कारण एक इंसान तो मर गया, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला है आज तक. सो ये मेरी एक्चुअली हर एसएसआरियन, हम अपने आप को एसएसआर वॉरियर्स बोलते हैं, उन सब की तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये चीज न्यायालय तक पहुंचाई जाए. ये चीज हर उस इंसान को पता होनी चाहिए कि बहुत ही बुरी तरह सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया है, और उनको न्याय मिलना जरूरी है. He is not been given the basic right to life, but he should not be devoid of basic right to justice. So I would like to say that. Thank you. जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद. जैसा आज दूसरे दिन महा अदालत का है, भारतीय जनता की महा अदालत, और हम लोग
कल से ही लगे हुए हैं। दोनों मामले हैं, सुशांत जी का और सहारा का, और सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि इस महा अदालत में यहाँ आने का और अपनी बातों को रखने का। मैं अपने सभी साथियों के, वो जितने पीड़ित साथी हमारे पूरे देश के अंदर है और जितने निवेशक है, एक एक निवेशक की तरफ से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। कल जो बात हो रही थी, कल की बातों को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको कुछ वीडियो वे दिखाना चाहते हैं जो आम इंसान की क्या, व्यक्ति कितना भी कठोर दिल रखता हो वो भी रोना शुरू कर दे। क्योंकि कल हमने जिक्र किया था कुछ वीडियो का, और सर मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर अगर देश का एक दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है और सबसे बड़ी मुसीबत और परेशानियां है, वो सहारा के निवेशक और सहारा में काम करने वाले एम्प्लॉय और उनके कार्यकर्ता यानी कि उनके एजेंट के सामने है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी जो रांची की वीडियो है उसको प्ले किया जाए। झारखंड रांची। ये क्या बोलते हैं, कहीं बोल नहीं पा रहे, सोच के यहाँ आए थे, जुड़े थे कि छोटे ही में जैसे मेरे पापा नहीं रहे, और जब हम जाने सहारा को तो लगा कि हमको एक बाप मिल गया, हमको कमाने सिखा रहा है, इसी कमाई से हम अपना घर परिवार चलाने लगे। यही चलाते चलाते अब इतना विश्वास हो गया ना कि कोई भी सहारा के खिलाफ बोलता भी था तो लोग बोलते थे कि जिसका हम लोग नमक खाए हैं वो हमसे इस तरह का कर ही नहीं सकता। यहाँ तक कि अपने पति तक को हम लोग बोलते हैं, हर दिन ये बात हम लोग के बीच में होता था। सहारा के खिलाफ जब भी बोलता था तब हम लोग का लड़ाई होता था, लेकिन हम बोलते। इसके साथ साथ ये दुख है एक एजेंट का, एक कार्यकर्ता का, जिसको सुब्रत राय ने हमेशा कहा है कि एक मेरे परिवार का सदस्य है, क्योंकि हमारा देश एक भावनाओं का देश है। एक साथी बात हो रही थी, बोल रहे थे कि लोग अपना पैसा ऐसी कंपनियों में निवेश क्यों करते हैं। सहारा में 45 साल से उनका जो सिस्टम उन्होंने बनाया था, सहारा ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि भारत माता की छवि और एक देशभक्ति का चोला ओढ़ के हुए एक ऐसा मैनिपुलेट किया गया था जिसको हम कहा जा सकता है कि मार्केटिंग। उस मार्केटिंग के तहत जैसे भारतीय इंडियन टीम को सहारा इंडिया के नाम से जाना गया, बहुत सारे जो खेल किए गए, 500 करोड़ रुपए की टीम खरीदी गई, सहारा वॉरियर्स के नाम से आईपीएल चलता था, यानी कि मजबूर हो जाते थे हम लोग उसमें काम करने के लिए और उसमें हम लोग अपना पैसा निवेश कराने के लिए। जैसे कहा कि भारत एक भावनात्मक लोगों का, एक सीधे साधे लोगों का देश है, क्योंकि अधिकतर जनता गांव में बसती है। उसी के चलते ये एक नहीं, ये हजारों के और लाखों की तादाद का दर्द है। लेकिन एक वीडियो में आपको एक ऐसा दिखाना चाहता हूं जो आत्महत्या से पहले शूट किया गया था। कृपया करके वो वीडियो भी प्लीज चलाइए। आत्महत्या से पहले बनाया वीडियो, सहारा इंडिया एजेंट ने बनाया वीडियो। आत्महत्या करने से पहले बताई वजह। निवेशकों उसके बाद भी कई न्यूज अखबारों की कटिंग वगैरह है, और एक कटिंग तो हमारे पास में इस तरह की है कि स्वयं कहा है उसने कि मैं सहारा इंडिया में काम करके पछताया, इससे पहले कुछ और काम मैंने कर लिया होता। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही तो सर मैं कहने का
एक तात्पर्य यहाँ ये भी है, ये दिखाने का था कि कितने बड़ी परेशानियां यहाँ पूरे देश के लोगों के सामने, लगभग 55 करोड़ लोगों के सामने आज परेशानियां आके खड़ी है। बहुत लोग, खासकर सहारा के जो लोग होते हैं, जिसको हम ज्ञानदान वाले एक समूह बोला जाता है, जिनका काम रोज हर सप्ताह यूट्यूब पर आकर माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना भी की जाती है और तरह तरह की बातें भी की जाती है, मैं उनसे भारत सरकार और सहारा से पूछना चाहता हूं, क्या इन सबसे बड़ा कोई दर्द है? बार बार कहा जाता था कि एम्बार्गो लगा हुआ है, लेकिन सर एम्बार्गो किस चीज का एम्बार्गो? क्या सहारा से पेमेंट करने के लिए ही, जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने के लिए ही एम्बार्गो लगा हुआ है? जब एम्बार्गो लगा हुआ था, और हम तो इनके लोगों से यह भी जानना चाहते हैं कि अगर वे यहां पे मौजूद हो, वे सामने आ जाए और विद सबूत वे हमें बताइए उनके सामने क्या परेशानी थी कि आपने जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं किया। वे आके सबूत हमें दिखाइए और फिर हम आपको एविडेंस देते हैं। जो सुब्रत राय ने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए इन चीजों को सबको आगे बढ़ाया और इतनी बड़ी परेशानियां हम सबके सामने आकर खड़ी कर दी। इसके साथ साथ हम एक चीज और कहना चाहते हैं इस मंच से, कभी भी किसी भी वक्त सहारा प्रबंधन, उनके लोग, उनके एडवोकेट, उनके प्रोफाइल एडवोकेट किसी भी मंच पर कभी भी हम लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सबूतों के साथ में, एविडेंस के साथ में हम 24 घंटे उनके साथ में डिबेट करने के लिए तैयार है। बहुत सही, यही एक्सपेक्टेड था आपसे। यस, आई रियली। आप हेलो, थोड़ा आगे खींच सकते हो सर जी। सर ने आज मेरे को अमेकस क्यूरी बनाया। मैं अवेकन इंडिया मूवमेंट से हूँ, एनएससी मेंबर हूँ। हमने काफ़ी कुछ काम किए हैं लास्ट 2 साल। तो यहाँ पर जो सहारा के व्यूअर्स हैं वो आपकी किस्सा समझ रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस कोर्ट से सारा देश आपकी किस्सा समझे। तो कल आपने जो कुछ बोला, आपके जो व्यूअर्स है, आपके फॉलोअर्स, उन्होंने समझा। मैं भी पब्लिक में बैठा था और मैंने काफ़ी पब्लिक से बाद में बात किया, तो कोई आपका जो दर्द है या जो आपका इश्यू है वो समझ नहीं रहे। तो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस बनाया हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूँ। yes. और ये भी होगा, क्या ये कोर्ट है, किसी का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, वो मैं ध्यान रखूंगा। yes. कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको शायद तीखे लगे मेरे तरफ से। तीखे लग सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं। जो सच है उसको कोई प्रॉब्लम। जहां भी ये तीखे लगे, आप जवाब नहीं देना चाहिए तो सर मुझे रोक देंगे। और ये क्यों जरूरी है कि आपका जो दर्द है वो सारा देश जाने। आप लोग एक समूह बन के, एक ग्रुप बन के नहीं, सारा देश जाने तो सारा देश आपको सपोर्ट करेगा। yes. तो इसके लिए जरूरी है। तो सर जी, आपका नाम आपने बोला नौशाद अली जी। जी सर। आपका नाम कुशवाहा जी, और आपका नाम सर? संजीत मोदी। संजीव मोदी। और एक है आपने वो संजीत मोदी। संजीत मोदी। केशव कुमार चौधरी। अच्छा, अभी मैं पहला क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सर जी, क्या आप लोग एजेंट्स हो, क्या आप लोग प्योर निवेशक हो? मैं निवेशक। आप निवेशक है, बाकी लोग? हम निवेशक भी हैं और एजेंट भी हैं। सर यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसी सवाल का जो ये सवाल किया जाता है हमसे कई अधिकारियों के द्वारा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सहारा इंडिया के अंदर जब भी किसी जमाकर्ता को जोड़ा जाता है, उसको सबसे पहले निवेशक ही बनाया जाता है, यानी कि उसको जमाकर्ता ही बनाया जाता है। वो जमाकर्ता बनकर अपने घर परिवार, आस पड़ोस, रिश्तेदार और गांव या शहर के जिन लोगों से उनकी मुलाकात या उनसे संपर्क होते हैं, उनके वो अकाउंट वगैरह करते हैं। सबसे पहले हम निवेशक है, क्योंकि मेरा खुद 30 से 35 लाख रुपए कुछ सहारा में जमा है। सर जी, दूसरा क्वेश्चन है, आपका पॉइंट समझ गया। क्या इसमें आप 4 जन में से एक प्योर निवेशक है और 3 जन एजेंट कम निवेशक है, या निवेशक कम एजेंट है? बराबर। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, क्या आपको एज ए एजेंट कितना कमीशन दिया जाता था? हम लोगों को 1% से लेकर 7, 8 और 9% तक कमीशन हम लोगों को दिया जाता था।
यानी मिनिमम 1 हाँ, कम से कम 1% से 9% तक। और 9% तक का। ओके। तीसरा क्वेश्चन है सर, क्या कल आपने बोला क्या 2 कंपनियां थी जिसमें सेबी ने पैसे वापस दे रहे थे, वो कंपनी का नाम आप बताएंगे सहारा के? जी सर। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक सेकंड, पहला वाला है सहारा इंडिया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और दूसरा है सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जी। तो ये 2 में जो पैसे आपके पहले लगे थे और जिसके लिए सेबी का केस हुआ था जो पैसे वापस देने के लिए, सही है? पैसे वापस नहीं किए गए। नहीं किए नहीं, जिसमें केस हुआ था ये 2 कंपनियां थी। ये 2 कंपनियां थी सहारा में। बिल्कुल। कल आपने सहारा में जुर्म लगाया या इल्जाम लगाया, सॉरी जी, क्या आप लोग को भड़का के क्यूसॉप में पैसा इन्वेस्ट कराया गया? जी। ये क्यूसॉप कभी चालू हुआ, कभी से इन्वेस्टमेंट आपसे कराने लगे? माननीय महोदय, जब सहारा को भनक लग गई कि हमारे पीछे सेबी पड़ गई है, तो वो काफी दिनों पहले एक रजिस्ट्रेशन करा के रखा था। वो गुमराह किया गया था लोगों को कि हम आपका पैसा अगर सेबी के पास चला जाएगा तो आपके जूते घिस जाएंगे, आप पैसे नहीं पाएंगे, पैसा हमारे यहाँ रहेगा और हम आपको अपने यहाँ से देंगे। जिसके बदले में एक प्रलोभन दिया गया सहारा यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड के नाम से, ताकि आपका पैसा हम लाएंगे और लोगों को जो घरेलू उपयोग की वस्तुएं हम आपको देंगे, इसके बदले में जो मुनाफा आएगा उसका शेयर हम आपको देंगे, जिसमें कोई इंटरेस्ट रेट दर्शाया नहीं गया था। कल आपने बोला था कि क्यूसॉप में 6 साल में पैसा 2.5 गुना किया जाएगा। क्यूसॉप में नहीं सर, सोसाइटी में। एक मिनट, क्लैरिटी दीजिए। देखिए पूरा देश सुन रहा है, आपको क्लैरिटी देना पड़ेगा ये कंपनीज के बारे में, कहां पैसे शिफ्ट हुए। सहारा क्यूसॉप में जो पैसा इन्वेस्टमेंट करवाने की बात कही थी, उसमें 2.26 गुना मिलना था। ओके, कितने साल में? 6 साल में। तो आपको नहीं लगता है कि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल फिगर है, ये तो कभी हो नहीं सकता है? सर वैसे तो सहारा की जितनी स्कीमें भी सब पर तो वही इंटरेस्ट था। पहले भी तो आज 64 महीने में डबल क्या स्कीम चली कोऑपरेटिव में, किसी जमाने में 14 साल में 7 गुना का स्कीम चला उसमें, तो स्कीम का हाई इंटरेस्ट होता था तभी तो पब्लिक उसमें आते थे। नहीं, लेकिन कभी आप लोगों को ये नहीं लगा कि सारा दुनिया में अगर 7-8% इंटरेस्ट लग रहा है तो ये एक पॉन्जी स्कीम नहीं है, टोपी घुमाने की स्कीम नहीं है जहां पर पैसे लगा रहे हो? अगर ऐसा सहारा के जितने डिपॉजिटर्स थे अगर उनको लगता है ऐसा तो फिर आते ही क्यों? सहारा के मैक्सिमम डिपॉजिटर गांव देहात शहर में रहते हैं और उनको जो एजेंट कन्विंस करते हैं, जो सहारा का अधिकारी कन्विंस करते हैं, वही समझते हैं। तो सर आप एज एन निवेशक बोल रहे हैं, मैं भी एजेंट्स को पूछना चाहता हूँ, क्या एज एन एजेंट नौशाद अली जी और संजीव मोदी जी, आपको ये बताना उचित नहीं था आपके निवेशकों को क्या ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है ये एक एस्ट्रोनॉमिकल है, ये बैंकों में नहीं मिलती है, ना तो इंडियन बैंक ना प्राइवेट बैंक कोई देती है ऐसी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, आप पैसे इसमें लगा रहे हो? सर हमारी ओर से ग्राहकों को समझाया जाता था, कंपनी की ओर से कई तरह के ऐड दिखाए जाते थे और कंपनी के अधिकारी हमारे न कहने के बावजूद भी उनके घर पर जाते थे और उनको भ्रामक विज्ञापन, कई पुस्तकें छपवा कंपनी के अधिकारी तो आप है ना, अभी आपने बोला। नो सर, हम एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, चूंकि हम एक अनएम्प्लॉयड व्यक्ति थे, हम एक रोजगार की तलाश थे, हम रोजगार के लिए वहां गए थे, लेकिन हम मजबूर होकर के अब क्या था कि हमारा रिश्ता लोगों के साथ जुड़ चुका था। हमारे नहीं चाहने के बाद भी सहारा ने चुपके सहारा इंडिया का जो रियल एस्टेट और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट का जो टोटल जितना भी बॉन्ड था उसको रातों रात उन्होंने क्यूसॉप में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी हमारे पास प्रमाण भी है, हमें जमाकर्ताओं को पता भी नहीं है। एक मिनट, एक कॉमन मैन का एक जो उसका यह है, वन मिनट, तो जो मुझे क्या लगता है अंबर जी, पहली चीज सहारा एक बहुत बड़ी कंपनी कई सालों से काम कर रही है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई चिट फंड का नया कंपनी आ गया, वैसा नहीं है। उसका एस्टेब्लिशमेंट और उनके प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर जा रहा है या चीफ मिनिस्टर जा रहा है, जो भी अधिकारी जा रहे हैं, सरकारी अधिकारी, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, तो एक कॉमन मैन में परसेप्शन आ गया कि ये देश के बहुत बड़े और ऑथेंटिक कंपनी है। और मैंने जो कुछ पढ़ा है सुनिए। और दूसरी चीज, शुरू में उन्होंने दिया रिटर्न, शुरू में तो दिया ना थोड़ा बहुत, जी, तो भरोसा बढ़ गया लोगों का। तो क्या हुआ, ऐसे समय ना, आपकी बात सही कि ठीक है लालच था,
हर आदमी को लालच होता ही है कि भाई मैं 4 पैसे लगाऊंगा, मेरे को 10 पैसा मिलना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि इसमें कॉमन मैन का उतना दोष नहीं है जितना सरकार का दोष है कि जो ऐसे स्कीम को वेरीफाई नहीं कर रही है, किसी को भी परमिशन दे रही है लोगों को लूटने का। मुझे ऐसा लगता है, आप ये एंगल से भी सोचिए। मैं मेरा ओपिनियन फाइनल नहीं दे रहा हूं, मैं जस्ट एक कह रहा हूं कि मैंने कॉमन मैन को देखा है। सर मेरा पॉइंट ये है, आपको जो बोल रहे हैं राइट, एक मिनट सुन लीजिए। मेरा पॉइंट ये है कि जब भी सहारा पे केस चल रहा था सेबी का, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन एंड सहारा हेवी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन या हाउसिंग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन पे, और उसके बाद क्यूसॉप बना, तो एज एन एम्प्लॉय, एज एन एजेंट आपको तो पता था कि कोर्ट्स में क्या हो रहा है, सहारा का क्या हाल हो रहा है। और क्यूसॉप बनने के बाद भी अगर आप लोग सहारा का ये क्यूसॉप का इन्वेस्टमेंट आपने पब्लिक को बेचा, तो कहीं तो आपके मन में भी होना चाहिए था कि भाई ये कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं। सर मैं बीच में एक अनुमति लेकर के बोलना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को। हाँ, आपको भी इसके बाद में आप इनके बाद में उत्पत्ति जब हुई थी ना सर 1 फरवरी 1978 को, तो सहारा ऐसे ही एक व्यवसाय करते थे, 2000 रुपए की पूंजी से शुरुआत की थी। सहारा को 1987 में आरएनबीसी का लाइसेंस मिला, जो आरबीआई की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के गाइडलाइन में आती है। रिजिड्यूरी नॉन बैंकिंग कंपनी, जहां एक प्रावधान था कि आप मार्केट से जितना पैसा उठाएंगे 90% पैसा आरबीआई के गाइडलाइन में रखना होगा और 10% पैसा अपने व्यवसाय। ये क्या हुआ सर, वहां से उसके विश्वास का सिलसिला चालू हुआ और हम लोग भी कस्टमर तक जाकर के वही बात को बताते थे, लेकिन अंदर ही अंदर सहारा को जब दबाव देने लगे सरकारी गाइडलाइन वाली संस्थाएं, तो धीरे धीरे वो वहां से हटने लगा और वो व्यवसाय को वहां से समेटते अंत तक हमारे अंदर वही विश्वास था और वही गाइडलाइन के अंतर्गत हम लोग धीरे धीरे कन्वर्ट। ठीक है, उनको दीजिए माइक, अभी वो कल से उनकी। क्वेश्चन सर, आप इस क्वेश्चन पे मैं जवाब दूंगा, एक बार क्वेश्चन फिर तक कीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब भी 2 सहारा कंपनियों पे सेबी का केस चल रही थी, जिसमें शायद जजमेंट भी है, अगर इफ आई एम नॉट राइट सर, कि खाली ये 2 कंपनियों के ऊपर जजमेंट है कि पैसे वापस करने हैं, और वहां पर पीछे से सहारा ने क्यूसॉप निकाल के पैसे इन्वेस्टर्स को बुद्धू बना के दूसरे जगह रख लिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो एजेंटों का भी हाथ है कि अगर आपको मैक्सिमम 9% आपको ये मिल रहा है, पे बैक मिल रहा है, जो कि एक ट्रांजैक्शन में 9% यानी सारा साल का ब्याज हो गया, और उसमें आप लोग ने कंपनी के एम्प्लॉय या कंपनी के एजेंट्स बन के आपको पता था केस क्या हो रहा है, ये आप इन्वेस्टर्स को शायद नहीं बता के या उनको नई वार्निंग देके अगर आपने ये पैसा शिफ्ट किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग भी दोषी रहे होंगे। सर 8वां महीना में 2012 में सुप्रीम कोर्ट का सर डिसीजन था, जो सेबी के द्वारा कहा गया था कि हमको 24,000 करोड़ वापस कीजिए। सहारा इंडिया ने ऑलरेडी बैक डेट में 4था महीना, 5वां महीना, 6ठा महीना और 7वां महीना में रातों रात सारे सिस्टम को लगा करके A to Z डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करके क्यूसॉप में रख दिया था। सर यही एविडेंस आप प्रोड्यूस कर सकते हैं? एकदम से कंप्लीट प्लीज कीजिए सर। डॉक्यूमेंट को सर बैक डेट में उसको कन्वर्ट करके रखा गया था। उसके बाद सुब्रत राय के द्वारा स्पष्ट कहा जा रहा था कि यदि आप सेबी से पैसा लोगे तो आपको कोर्ट का चक्कर मारते मारते जूता घिस जाएगा, लेकिन पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। पेमेंट आपको मैं दूंगा, आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, लंबा समय से मैं आपको पैसा दे रहा हूं, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए और आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। सर जी मैं आपके तरफ ही हूं, आप शांति से बात कर लीजिए। मैं ये चाहता हूं कि आप कोर्ट में एक सबूत दीजिए कि 4 महीना पहले क्यूसॉप में पैसा शिफ्ट किया गया, जो एक बहुत बड़ा इलीगल चीज है। एक नहीं सर, 1 करोड़ सबूत देंगे सर, एक नहीं, डॉक्यूमेंट्स दिए। ठीक है, और हम लोगों ने उन पर भरोसा करके, भगवान पे भरोसा करके उसकी बातों को माना और कन्वर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट में सर जाना एक आम आदमी की बस की सर औकात की बात नहीं है सर। एकदम से एकदम से 1 मिनट उसको क्लियर कर देते ना, हम बोले। हाँ, मैं सर एक चीज और मैं बताना चाहूं, जो आपने कहा कि विश्वास की बात है या एजेंट को नहीं पता था। जिस क्यूसॉप के हम बात कर रहे हैं, क्यूसॉप को इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया कि एक ही दिन में एक ही समय पर हजारों, पूरे देश के अंदर हजारों क्यूसॉप दुकानें खोल दी गई और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड सुब्रत राय ने बनाया। ये परेड चला मिलावट के खिलाफ जंग जिसको कहा जाता है, और उसके प्रचारक जो है करते थे वो बड़े बड़े इस सदी के महानायक हुआ करते थे। तो साहब मैंने आपको पहले बताया है कि ये देश जो है भावनाओं का देश है। जब ये बातें सामने आई
तो हमें कैसा महसूस होगा, जबकि सुब्रत राय ने भैया ने बताया कि ये बिल्कुल साफ शब्दों में कहा गया था मीटिंग के द्वारा कई बार, एक बार नहीं कई बार, यहां तक कि इनके जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा भी हम लोगों को बार बार कहा गया कि अगर अपने जमाकर्ताओं का भुगतान आप चाहते हैं तो क्यूसॉप में कन्वर्ट करवा दे। जबकि बहुत सारे क्यूसॉप का हम लोगों ने कन्वर्ट बिल्कुल भी नहीं कराया, कंपनी ने ऑटो कन्वर्ट उसको कर दिया, ऑटो कन्वर्ट, और जबरदस्ती ऑटो कन्वर्ट का मतलब कि रातों रात कंप्यूटर चला के फर्जी किया गया वो सब। ऑटो कन्वर्ट कर देगा और साफ सुथरी भाषा में बोल दिया गया कि जो भी इसको लाएगा, बल्कि कुछ एजेंट ऐसे भी ने जिन लोगों ने इसका विरोध भी किया, जिन एजेंटों ने इसका विरोध किया, उन जमाकर्ताओं के पास या तो वे अपने लोग भेजने लगे या खुद उनके अधिकारी उन जमाकर्ताओं के पास जाके उल्टी सीधी बातें बता के, यही सब चीजें बता के उनके डॉक्यूमेंट यानी कि रियल एस्टेट हाउसिंग के डॉक्यूमेंट्स लेके जमा करा दिया ऑफिस पर और उनको क्यूसॉप के बॉन्ड वापस कर दिए। अब सर हम बस यही जानना चाहते हैं कि विश्वास करे तो करे किस पर। अभी जो कल भैया ने भी बताया था कि जिसको भगवान मानते हैं, जिसकी पूजा तक की करते हैं, वो व्यक्ति अगर मीटिंग के दौरान हजारों लाखों लोगों के बीच में कोई बात कहता है तो क्या उसकी बातों पे विश्वास ना किया जाए? तो हमारा दोष सिर्फ इतना है कि हमने कंपनी के ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय की बातों पर और उनके अधिकारियों पर विश्वास किया, यही हमारा अपराध है। अगर ये वास्तव में अपराध है तो ठीक है, जो सजा हमारे लिए मुकर्रर होती है वो सजा हमको दी जाए। नहीं, अपराध आपका नहीं है। अगर ऐसा है तो एक्चुअली ये बेचारे सर एज एन एमएकएस क्यूरी मैं उनका सर, बात मैं समझ गया। थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। सर इनका जो एक पॉइंट है प्रेस बात बाजू में रख के, क्या ऑटो कन्वर्ट किया गया 3-4 महीना पहले? हाँ, तो ये आई थिंक 100% इलीगल है। हाँ, तो इसमें जरा कोर्ट प्लीज ध्यान दीजिए। ओके, क्या ये कंप्लीटली इलीगल है? ऑटो कन्वर्ट आप कैसे कर सकते हो बिना इन्वेस्टर्स के परमिशन के? तो ये एक हिसाब से तो चोरी हो गई। तो ये प्लीज ध्यान दीजिए। देखिए हमारा वार्ता का यही है कि हम कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाल सके। ठीक है बोलिए सर। हाँ मैं क्लियर। हाँ बोलिए सर। सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि जो सहारा की 2 विवादित कंपनियां थी, सहारा रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड और सहारा इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस दोनों के अंदर जो स्कीम चला की थी उसका नाम था एवोर्ड बॉन्ड, जो 6 साल 7 महीने में डबल दिया करती थी। निर्माण बॉन्ड, MIS की स्कीम, ये सब वगैरह था। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि सर को हमने कल 2 एडवाइस दिया था। वो एडवाइस कहने का मतलब है कि सहारा जो अपने कार्यालय से जमाकर्ताओं का भुगतान करता था तो एक पेमेंट एडवाइस कंप्यूटर से निकाला जाता था और उस पर जमाकर्ता का सिग्नेचर होता था और तब वो पैसा या तो पेमेंट होता था या दूसरी कंपनियों में रीइन्वेस्टमेंट होता था। वो दोनों एडवाइस को आप निकाल के फिर से देख लीजिए सर। वो दोनों स्कीम उसी 2 कंपनियों का है, रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड का, और उसमें जो भुगतान दिखाया गया है वो 99,000 से ऊपर का है, जबकि अपने इंडियन लॉ में स्पष्ट है कि 19,999 रुपए से ऊपर किसी को कैश आप नहीं दे सकते हैं। उस एडवाइस में लिखा हुआ है कि हमने कैश में इतना पैसा दिया, 99,000 रुपया। तो आप बोल रहे हैं क्या एक तरफ से पेमेंट दिया गया लेकिन दिया नहीं? पेमेंट दिया ही नहीं गया, केवल एक काउंटर से एडवाइस निकाला गया और उस पर चिपकाया गया रेवेन्यू टिकट। बहुत सारे में फर्जी सिग्नेचर हुआ और बहुत सारे सिग्नेचर जमाकर्ताओं से करवाया भी गया है, ऐसा नहीं बैकडेट में करवाया गया है। और उसके बाद में सीधे फर्जरी है कि जब आपको 20,000 रुपया तक ही कैश पेमेंट देना है तो आप अपने एडवाइस में 99,000, 90,000, 60,000 का एडवाइस कैसे छाप रहे हो? ये फ्रॉड नहीं तो क्या है? सर आई एग्री विद हिम। ये भी पॉइंट प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। और मैं दिया हूं सर को। सर और भी चाहिए तो जितना चाहिए उतना आपको पूरे देश भर से आप केवल ईमेल आईडी जनरेट कर दें और लोगों को कह दें कि सहारा के साथ जो फर्जरी हुआ है, जिनको जबरदस्ती क्यूसॉप में लाया गया था, वो अपना ईमेल के द्वारा अपना सारा डिटेल भेज दें। आज भी लोग सर इतना ईमेल भेज देंगे कि आप रिसीव करते करते थक जाएंगे। क्या है, हमको पता है जी सर
लेकिन जो कल जो ऑब्जेक्शंस आए उनको ये लग रहा है मैं तो आमंत्रित करता हूं सर, नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं चाहे वो जिस प्लेटफॉर्म पर चाहे यहाँ चाहे तो यहाँ, हमारी आज का कहें तो हम कल फिर से रुक जाएं, और जब चाहे जहां चाहे सहारा के जो भी अधिकारी हो या सहारा इंडिया का चेयरमैन हो, जिनकी भी औकात है, सॉरी लैंग्वेज गलत बोल दिए सर, जिनका भी लगता है कि हम अच्छे तरीके से अपने को डिफाइन कर सकते हैं, वो हम में से किसी एक व्यक्ति को चुन लें, और वो जितना चाहे उतने लोग चले आवे, हम एक व्यक्ति उनका सारा चीज को डिफाइन करने के लिए तैयार हैं। मैदान में जवाब देंगे सर। सुनिए दो चीजें, जोश में होश नहीं खोने का, क्या करने का। भाई आपको समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा है। आपका तो ग्रीवेंस हम लिख ही रहे हैं, सहारा कंपनी को क्वेश्चनरी हम बना रहे हैं। सही बात। ये सवाल है 10, 20, 50 जो भी सवाल बनाने के, सवाल का जवाब दो। जवाब नहीं देना इसका मतलब है कि एलिगेशंस आर एक्सेप्टेड। झूठा जवाब देना है तो आईपीसी 192, 193 की तैयारी रखना उन्होंने। और अगर इंसानियत है, अगर हो सकता है कि तो आपके कुछ डाउट हो, आपको हो सकता है ऐसा मान के चलेंगे, हम ऐसा मान के चलते कि आपके 80% आरोप गलत है, ऐसा उनका कहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो उनका चीज लाकर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमको टीवी शो जैसा डिबेट नहीं करना है। क्यों पता है क्या, जिसकी बाजू कमजोर होती है ना, वो सिर्फ चिल्ला के विषय को डाइवर्ट करना चाहता है। उसको कहते हैं स्ट्रॉमैन फैलेसी। स्ट्रॉमैन फैलेसी का मेन विषय चल रहा है कि सहारा के लोगों को भुगतान होना चाहिए। स्ट्रॉमैन फैलेसी में वो क्या कहेंगे पता है, जिन लोगों ने कमीशन लिया था उन्हीं लोगों ने एक्चुअल गुमराह किया, वो कमीशन का पैसा कितना, मतलब आप समझे क्या बात को, वो विषय पे घुमा के मेन विषय बाजू में रख के चर्चा उधर ले जाने का प्रयास डिसऑनेस्ट लोग करेंगे। तो हमको उसमें जाना ही नहीं, हमको बहुत शांति से राइटिंग में दिस इज नोटिस, लीगल नोटिस जाएगा एडवोकेट की तरफ से, 2 हफ्ते का समय सरकार को भी, सहारा प्रबंधन को भी, और अमेकस हो या फिर आशुतोष जी का है, हाँ आशुतोष जी भी सहारा न्यूज चैनल पे कितने साल थे, 13 साल, ठीक है। देखिए इनका भी पीएफ ग्रेड छुट्टी रुका हुआ होगा सर, वो भी नहीं मिला होगा। तो एक ख्याल में रखना, इसमें प्राइमा फैसी अगर आरोप साबित हो रहा है, 120B ऑफ आईपीसी, 34 ऑफ आईपीसी, हर व्यक्ति, हर एम्प्लॉय मतलब उनका प्रबंधन, डायरेक्टर, सभी लोग, हर व्यक्ति इक्वली लायबल रहेगा सेम पनिशमेंट के एज दैट ऑफ द मेन ऑफेंडर। तो कुछ बोलना चाहता हूं। हाँ, तो अभी आज का जो कार्रवाई है सहारा का, आज हम इसको यहां पर क्लोज करते हैं। सर मैं कुछ कहना, ठीक है, आपको और 5 मिनट और 10 मिनट लेंगे सर। ठीक है, 10 मिनट लीजिए। सर अच्छा 1 मिनट, ठीक है, इनका सुनने से पहले 2 मिनट, चैतन्य, द्रौपदी मुर्मू जी, इनका वीडियो प्ले कीजिए, सिर्फ 2 मिनट का वीडियो है। आपका केस, आपको लगेगा हमारे देश की जो फर्स्ट नागरिक है, महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति जी ने सेम आपकी वेदना, ये वेदना सिर्फ सहारा की ही नहीं है, इस देश के हर आम आदमी की है, उसको उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी को सबके सामने कहा है। ये एक, देखिए वो हमारे लिए एक पैरेंटल हैंड है, एक फैमिली का जो हेड होता है उस तरह से हमारे माननीय राष्ट्रपति जी है। उनकी एक्चुअल में ये प्यार से डांट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो आपके केस को सपोर्ट करती है। आप वीडियो चलाइए। जो हाँ, आप सब जानते हैं, मैं एक छोटी सी गांव से आई हूँ जहाँ कोई भी ऐसी
पैदा हुई थी, जो मिली थी 1958 में, वहां कोई भी ऐसे सुविधा नहीं थी। गांव के लोग, हम एक 3 लोगों को भगवान मानते थे, टीचर, डॉक्टर और लॉयर्स। टीचर को ओडिया में एक प्रॉपर कहते हैं, गुरु को न मानिब नर गुरु ही साक्षात ईश्वर। गुरु एक मनुष्य नहीं, ये साक्षात ईश्वर है। और डॉक्टर को भगवान मानते थे क्योंकि वो जीवन दाता है। डॉक्टर और लॉयर्स के पास कितने टाइम लोग जाते हैं जो परेशान में होते हैं, दुख में, परेशान में। जिंदगी या उनके पास जो भी हो, धन दौलत जमीन जो भी जायदाद देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम लोग परेशान से थोड़ा पार करो। जो मैं एमएलए बनी तो भाग्य से मुझे होम स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। मुझे पूरा राज्य में जितने भी प्रिजन, जितने भी जेल था, मुझे घूमने को मौका मिला। ऐसे नहीं कि मुझे भेजा गया, मैं जानना चाहती थी वहां लोग कौन लोग वहां होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे कैसे परेशानी में, क्यों, क्या वो गुनाह किया, क्या क्राइम किया, क्यों यहाँ पड़े हैं। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से जिंदगी वहां को बिता रहे थे। आप सब जानते हैं स्टैंडिंग कमेटी का काम है रिपोर्ट देना। मैं आके सभी होम डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स को मैं बुलाती थी, मीटिंग करती थी, डीजीपी को कहती थी, सीएम को जाके अपना जो भी अनुभव में बताती थी। थोड़ा बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो मैं चाहती थी वो नहीं हो पाया। लेकिन भाग्य से मुझे गवर्नर बनाया गया। इसी तरह की ऐसे पीछे वाला स्टेट में, जैसे कि ओडिशा जैसे पीछे है, ऐसे ही मुझे झारखंड में बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। मुझे एक मौका मिला कि सुप्रीम हाईकोर्ट जजों के साथ एक जज यहीं पे, हाईकोर्ट जज यहीं पे बैठे हैं, बहुत दिन मैंने देख रही हूँ। 4-5 ऐसे चीफ जस्टिस के साथ मुझे काम करने का, वार्ता करने का मुझे मौका मिला। वीरेंद्र सिंह मुझे तो शपथ दिलाए थे, उनसे भी मैं बात की, लेकिन वो ज्यादा दिन उनका हो गया टेन्योर, तो मेरे साथ नहीं काम किया। लेकिन 2-3 इनके साथ भी बात की, लेकिन ये भी ज्यादा दिन नहीं, वो तो यहाँ आ गए। लेकिन ऐसे 2 सुप्रीम कोर्ट जज, एक है टीके महांती और एक है डीएन पटेल। डीएन पटेल तो सुप्रीम कोर्ट की जज तो नहीं, हाई कोर्ट की ये तो जज तो नहीं बन पाई ये, तो फिर इंचार्ज थे। लेकिन वो बहुत ही, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी। मुझे पता नहीं आपका क्या ख्याल है, मुझे तो उनके ऊपर बहुत अच्छा ख्याल है। मैं अपनी बातें मैंने कहने लगी, तो क्योंकि मैं थोड़ा उनको, उनके लिए कुछ करना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि कौन लोग हैं जेल में, कौन लोग हैं, ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना उनको प्रिएम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता है। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया। आप जानते हैं वहां के लोग थोड़ा खाने पीने में, दूसरा चीज खाने पीने में माहिर होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या दफा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए। लेकिन वो सब, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है, तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है। उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद जो भी अपना यूटेंसिल वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए चाहते नहीं।
छुड़ाते नहीं। मैंने बोली इनके लिए तो कुछ करना होगा। केवल सिविल जो लोग ए नहीं है, आप जानते हैं गवर्नर चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी का केसेस भी, ये जितने भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जितने प्रोफेसर कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं, क्लास में टीचर नहीं होते, क्योंकि रोज चक्कर सालों साल ये क्या हो रहा। तो मैंने बोली कुछ तो करना चाहिए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, वहां तो अपना एक संस्था बना है झालसा, है ना, उसके जरिए वो एक दिन में ऐसे काम किए, दिन रात एक दिन में वो शायद 5,000 होगा। एक बार पीके मिश्रा उन दिनों यहीं पे चीफ जस्टिस थे, उनको बुलाया गया, एक दिन में 5,000 केसेस को खत्म कर दिया। सेकेंड टाइम फिर ऐसे ही लिए आपका हायर एजुकेशन का, वहां का उनको इनका बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया। और डीएन पटेल पूरा भागे भागे आई, हम लोग को क्या बोलिए ऐसे करते रहा, क्योंकि उन लोगों को इतने साल गुनाह किया है कि नहीं किया है, ट्रायल पे अभी तो है। मैंने बोली ABCD कुछ करो, A20 ऐसे कैटेगराइज करो और उनका खत्म करो। ये सरकार के ऊपर ये बोझा बनते हैं। हम उनको ये तो अभी तो ह्यूमन राइट्स भी है, आगे उनको हम स्किल करा सकते हैं। बाहर भी वो आना नहीं चाहते, क्योंकि बाहर आके समाज उनको बुरा मानेगा। इसीलिए मैं इस चीज को आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये क्यों नहीं जाते हैं गांव के लोग छुड़ाने के लिए। बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं पता नहीं, जिंदगी खत्म कर देते हैं, लेकिन बाहर में घूमते हैं। इसके लिए आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि ये जो तीन जो स्तंभ है, तीन जो विंग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, कहीं कहीं जनसाधारण के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, तो कहीं कहीं सबका मन, सबका सोच एक होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं हम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जैसे जैसे लोग पहले तो गांव में हर चीज खत्म होता था, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सोसाइटीज है, बहुत सारी चीजें गांव में ही खत्म हो रहा है। आज छोटी छोटी बात में लोग जाते हैं, उसको कुछ किया जा सकता है, बैठ के बात करना है। और उसको मुझे लगता है लोगों को, हम लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, इसीलिए लोगों के लिए सोचना हम लोगों का काम है। आप लोग सब यहाँ जो बैठे हैं, बहुत अनुभवी, बहुत ज्ञानी गुणी जजेस बैठे हैं, आपको सोचना है, हम सबको एक रास्ता निकालना है। कि कहते हैं आजकल तो और ज्यादा जेल बहुत सारे इतने ओवर क्राउडेड हो गए, और सारे बहुत सारे प्रिजन बनाना होगा। अरे हम ये आगे जा रहे हैं, हम विकास की ओर जा रहे हैं, फिर और सारा जेल बनाने का ये क्या जरूरत है, कौन करना चाहिए? मैं सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, यहाँ लॉ मिनिस्टर है, और आप सब जो जैसे, मैं अपने बात को अधूरा रखी, बाकी जो नहीं बोल रही हूँ वो चीज को आप समझिए। ये वार्निंग है, जो नहीं रखा आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती, आप समझ लो। एक दूसरा वाला है जो है ना, वो खास सहारा के केस के लिए परफेक्ट बैठता है। दूसरा और 1 मिनट का है। हम लोगों ने भी तो लिख के दिया था मैडम। इसमें इन्होंने क्या कहा कि कुछ लोग कई बड़े बड़े गुनाह करके जिंदगी भर बाहर घूमते हैं, जैसा आपका आरोप है। आपकी बात राष्ट्रपति जी ने रखी,
और सादा गरीब आदमी उसको तो पता भी नहीं क्या सेक्शन क्या नहीं, सिर्फ थप्पड़ भी मार दिया और कभी नहीं भी मारा, तब भी सालों साल जेल में है। तो जुडिशरी क्या कर रही है? उन्होंने कहा कि चेक्स एंड बैलेंसेस ठीक है, लेकिन ऐसे मुझे हम जनता के लिए वी आर फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, तो उसके लिए जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव सबने मिलकर विचार करना चाहिए। देश को तरक्की पर ले जाना है। ये तुम ये क्या सोल्यूशन दे रहे हो कि जेल बढ़ाओ, ओवर क्राउडेड है, ये सोल्यूशन हुआ क्या? तो ये एक है। और सेकंड वाला जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी जो लोगों को न्याय नहीं मिलता, जैसा कि आपको आपके केस में हो रहा है, उस बारे में उन्होंने कहा है। तो ये एक्चुअली देखिए दो किस्से हुए हैं। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब जम्मू कश्मीर को एक प्रोग्राम में गए, उनके बाजू में वहां पर वन ऑफ द लीडर महबूबा मुफ्ती थे। तो उन्होंने क्या कहा मुफ्ती जी ने, अरे हमारा 370 का केस आप ले नहीं रहे, बस वहां से आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। राष्ट्रपति जी ने बोला आज तक क्या किया? ये पूछता है भारत, ये पूछना चाहता है ये देश। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे जो हायर अथॉरिटी है माननीय राष्ट्रपति जी, उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं और दूसरे बातों के लिए 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रोज चल रही है, और ऐसे लोग, उस दिन हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो पिटीशन यहां फाइल किया है जिस व्यक्ति ने, वो तो इस देश को अपना देश ही नहीं मानता, वो तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है। तो इस देश के संविधान में जिसका विश्वास नहीं है, उसका पिटीशन आप कैसा सुन रहे हो? तब फिर संजय किशन कौल साहब, जज साहब ने बोला हाँ पहले एफिडेविट दो कि हमारा संविधान में विश्वास है, देश को हम हमारा देश मानते। तो ये, लेकिन मुझे इतना बताइए, 370 हट गया, रह गया, ये ऐसा इतना कौन सा बड़ा मसला हो गया? या 4-4 हजार लोगों ने सुसाइड किया, 13 करोड़ परिवार, शायद हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब के पास में पहुंचा नहीं है ना, हो सकता है, मतलब ये नहीं पहुंची होंगी बात। तो उसके लिए जैसा कि भगत सिंह जी ने कहा था, वो अगर ऊंचा सुनते हैं तो हम वो धमाका करेंगे कि उनको सुनाई दे। तो भगत सिंह जी उस समय गुलाम राष्ट्र में थे, उन्होंने बम फोड़ दिया। हमको बम फोड़ने की जरूरत नहीं। हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? कलम। दूसरा हथियार क्या है? आपका मोबाइल, सोशल मीडिया। बाद में हम बैठे लीगैलिटी के लिए। आप लोगों से हमको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपको हम बोलेंगे ये ईमेल करना है, वो सिर्फ आपने ईमेल करना। हम कहेंगे ये कैंपेन चलाना, आपने वो कैंपेन चलाना। आप इनको दिखाएंगे जनता की ताकत क्या होती है। अन्ना हजारे जी के समय आपने देख लिया, पूरे देश ने देखा, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है। सिर्फ यहां लोग आंदोलन के लिए बैठ गए, लोकसभा में सारी पार्टियां मिलकर, शायद उस समय अरुण कुमार जी भी सांसद थे, तो सारी पार्टियां मिलकर लोकसभा अध्यक्ष को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, एक व्यक्ति को, अन्ना हजारे जी को, कि आप प्लीज आपका अनशन तोड़िए। तो ये इस देश की जनता की ताकत है। कुछ गांधीगिरी के प्रयोग भी है कि जैसा अपने लगेरो मुन्ना भाई ने 1-2 बताए हैं उन्होंने, तो हमको कुछ नहीं है। और अगर जनता एक साथ आ जाए तो क्या हो सकता है, इसके सारे एग्जाम्पल ना हमारे वेबसाइट पे दिए हुए हैं। आप सोच नहीं सकते वो हुआ है, और अब उससे ज्यादा होगा, क्योंकि इतना बड़ा पीड़ित वर्ग आज तक कोई नहीं था इस देश में। ये 13 करोड़ फैमिली है। जो लोग राजनीति करना चाहते वो भी अच्छे से समझ ले कि ये 13 करोड़ फैमिली है। हर इन्वेस्टर की अपनी एक फैमिली है।
इन लोगों की ऊर्जा को अगर ठीक से चैनलाइज किया गया तो देश के तरक्की का रास्ता बनेगा। और अगर आप हमको अंडर एस्टिमेट करोगे कॉमन मैन की पावर को, तो जवाब मिलेगा एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। देखेंगे, पूरा देश देखेगा, अभी पूरी दुनिया देखेंगी, उसकी आप चिंता मत कीजिए। सेकंड वीडियो मिला है सर, प्रकाश पवार जी को कुछ पता है? हाँ, और 1 मिनट आइए, और वो एक लगेरो मुन्ना भाई का 1 मिनट का वीडियो था, देखो गांधीगिरी का, कुछ वीडियो चल रहा है उसके बाद। वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाता है वो व्यक्ति। हमें भी कुछ टाइम चाहिए सर, कुछ बात रखने के लिए टाइम। हाँ, ये 2-3 मिनट में इसको कमेंट करके आपका बात कीजिए, फिर आपका क्लोज करते हैं। फिर सुशांत सिंह के जजमेंट के लिए वो लोग बहुत वेट कर रहे हैं। आपका मामला थोड़ा क्या है, डायरेक्टली ये देना मतलब ना किसी पे अन्याय होना चाहिए, ना वो क्या वो कहते हैं कि आधा अधूरा जस्टिस भी नहीं होना चाहिए, और आपको आपका पूरा न्याय मिलना चाहिए। आपका काम सिस्टमैटिक होगा, और नेक्स्ट जो आपका हियरिंग, सुनवाई और जजमेंट, उसी दिन जजमेंट का पूरा तैयारी हमारे लेवल पे हो रहा है। अभी ताल कटोरा स्टेडियम में रखेंगे, उस समय आप जितने लोगों को आना है आपके, आज से ही आप आशुतोष जी एक नाम दीजिए, उनको असाइन कीजिए किसी को, आज से ही शॉर्टलिस्ट करके उनको पास अभी से दे दीजिए। अभी बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ। गुप्ता जी का यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से अराउंड 1000 लॉयर्स के एप्लीकेशन पेंडिंग है। किसी को मैसेज जा रहा है गन परमिशन का, किसी को नहीं जा रहा है, कुछ बाहर गांव से आना चाहते हैं, उनका टिकट बुक करना, बहुत प्रॉब्लम गया है ये इसमें। उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं, माफी मांगते हैं आपसे। लेकिन अगले बार जो सहारा का नेक्स्ट होगा ना, उसमें जो भी है एडवांस में आप आपका नाम दे दीजिए, वहां सिलेक्टेड, और वहां पर हम पहले ही पब्लिश करेंगे कि इस मुद्दे पे हम इस लाइन पे चलने वाले हैं। आपको कुछ सजेशन देना तो आप एडवांस में दे देना, और मुझे विश्वास है कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके सारे मुद्दे कवर हो जाएंगे उसमें। हाँ, पोस्ट ऑफिस में नहीं, वो उसका पेंशन के लिए जाता है ना। अच्छा, यस, हाँ, यस, ये बहुत ही रिटायर्ड टीचर हूँ बेटा, उम्र भर बच्चों को सिखाया कि